हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर और एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को आज एंड करेंगे। पार्ट नंबर 4 है इसका। और आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं उससे एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। बहुत प्यारा टॉपिक है ये। और इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे उसमें काफी सारे चार्ट्स थे, तो बच्चों को डाउट रहते हैं सर डाटा आपसे पूछा जाएगा क्या। बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। डाटा की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो। टर्म 1 में भी यही हुआ था, आप बहुत परेशान थे डाटा के लिए, बट एक भी डाटा नहीं आया। आपको डाटा दिया रहेगा और आपको उस डाटा को समझ के एक्सप्लेन करना है। जैसे आपको 11th में याद होगा, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा टेबुलेशन स्टैटिस्टिक्स में। तो टेबुलेशन के अंदर क्या था, टेबल बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था कि अगर आपको कोई चार्ट दे दी जाए, आपको कोई टेबल दे दी जाए, तो उसे पढ़ के समझ सकते हो आप, तो उसको समझ के एक्सप्लेन करना है। और ये जो चीज कम है और जो ज्यादा है, जो परसेंटेज कम है ज्यादा है, तो वो क्यों है कम ज्यादा, इस चीज का थोड़ा सा एनालाइज करना है। तो अगर आप डाटा नहीं भी याद करते नो प्रॉब्लम, बट डाटा को देख के समझना, जो मैंने वीडियोस में बताया वो जरूर कर लेना क्लास। और ये चैप्टर आज एंड हो जाएगा, यानी कि हमारा 7 चैप्टर खत्म। फिर हमारे पास 3 चैप्टर बचेंगे, 8, 9, 10, और हमारा इसका भी सिलेबस पूरा का पूरा खत्म। आई होप आप प्लेलिस्ट देख रहे हो जहां पे लाइन बाय लाइन वीडियोस अपडेट कर रहा हूं आपके लिए, और देख के अच्छे से अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अच्छा, कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, पहले हम समझते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था 2 तरह के वर्कर होते हैं। एक होता है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, जिसकी सैलरी पक्की है, जिसको कॉम्पनसेशन मिल रहा है, जिसको ईएसआईसी मिल रहा है क्लास, जिसका हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसको क्लास जिसका पीएफ का पैसा जुड़ रहा है, जिसके लिए लेबर लॉ है, जिसके लिए ग्रुप है, यूनियन है, जिसको विदाउट एनी क्लास स्ट्रॉन्ग रीजन कंपनी नहीं निकाल सकती, तो उसको बोलते हैं क्लास क्या, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। और एक है बेचारा कैजुअल वर्कर, जब चाहे तब कंपनी उसे विदाउट एनी रीजन नोटिस उसे निकाल सकती है, उसकी जॉब परमानेंट नहीं है, वो कैजुअल वर्कर है, वो एक पर्टिकुलर काम के लिए आया, 4 दिन काम करेगा, कंपनी काम हो गया, कंपनी उसे बोलेगा टाटा बाय बाय। तो अब धीरे धीरे ऐसा जमाना आ रहा है, आज के ईरा की बात कर रहा हूं, 2022 की बात कर रहा हूं, ऐसा आ रहा है टाइम जहां पे धीरे धीरे कंपनीज जो हैं वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय को रखना पसंद नहीं कर रहे, वो कैजुअल वर्कर को रखना पसंद कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, कि हाँ जब चाहे तब ले लेंगे, जब चाहे तब उनको काम से निकाल देंगे। बेरोजगार तो इतनी है यहाँ पे भारत में, है कि नहीं, बेरोजगारी इतनी है, तो जब ले लेंगे तब निकाल देंगे। लोगों की पक्की नौकरी नहीं लग रही, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी मजबूरी में आके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बन पाते, वो भी कैजुअल वर्कर बन जाते हैं। तो जो धीरे धीरे ये ट्रेंड हो रहा है कि जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनकी तादाद कम होती चली जा रही है और कैजुअल वर्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है, इसी चीज को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। Casualization of workforce means shift of self-employed and regular salaried employee casual wage work। अपना खुद का काम छोड़े कहीं नौकरी कर रहे हैं, या फिर मान लो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय नहीं लग रही क्लास, उनकी नौकरी नहीं लग रही, मजबूरी में वो कहीं और काम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे कैजुअल वर्कर बन के। कैजुअल वर्कर आर डिफाइंड एज हु वर्क फॉर अदर इन फार्म और नॉन फार्म एंटरप्राइज, जो कहीं ना कहीं किसी और के लिए काम कर रहे हैं, चाहे फार्म एंटरप्राइज हो, यानी कि चाहे खेती बाड़ी करें, चाहे कुछ और करें, और उनको वेजेस दिया जाता है डेली बेसिस पे या पीरियडिक बेसिस पे, हर महीने या फिर हर हफ्ता, इस तरीके से सप्ताह। ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है नहीं। सर ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है बताऊंगा आपको। पीपल स्टार्ट वर्किंग कैजुअल वर्कर, तो मजबूरी में लोग एज अ कैजुअल वर्कर काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी पक्की जॉब लग रही नहीं है। लास्ट 4 डेकेड्स में, यानी 40 साल में हमको ये देखने को मिला है कि धीरे धीरे लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड जो लोग हैं वो कैजुअल वर्क की तरह शिफ्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं क्लास कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि धीरे धीरे जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है उनकी तादाद कम हो रही है, कैजुअल वर्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब इसका रीजन क्या है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताओ क्लास कि इसका क्या रीजन है और इससे क्या नुकसान हो सकता है। अगर कैजुअलाइजेशन हो जाएगा तो अगर धीरे धीरे वर्कर को, आप देखो जब तक आप अपना दिमाग नहीं खोलोगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन यही है कि टीचर ने सारा बता दिया, बुक में सारा बता दिया, पढ़ लेना नहीं, अपना खुद का दिमाग लगाओ और कमेंट सेक्शन में शॉर्ट में लिख के दिखाओ कि कैजुअलाइजेशन अगर होता है, तुम्हारी पक्की जॉब नहीं लगती है, तुम्हारी कैजुअल जॉब लगती है, कभी भी कंपनी निकाल सकती है, इससे आपको नुकसान क्या है, इससे इकोनॉमी को नुकसान क्या है, पहली बात तो ये आपको बताना है। दूसरी बात कि जो कैजुअलाइजेशन है उसका जो नुकसान है, वो सारे के सारे जो डिसएडवांटेज है वो आपको लिख के दिखाना है, बस इतना ही आपने बताना है फिलहाल तो। नेक्स्ट है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देखो 2 तरह के सेक्टर होते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर।
जब धीरे धीरे लोग फॉर्मल सेक्टर से हटने लगे और इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाने लगे, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स तो बताया था मैंने, जिनके पास काम है एक्चुअल में वो वर्कफोर्स है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू सिचुएशन वेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन in the percentage of workforce in formal sector along with simultaneous rise in informal sector workforce। यानी कि धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर के वर्कफोर्स कम होते चले जा रहे हैं, लेबर कम होते चले जा रहे हैं, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां पे आबादी तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस चीज को बोलते हैं क्लास इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अच्छा सर, फॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं? फॉर्मल सेक्टर वो है जहां पे सारी सरकारी एजेंसीज जो मतलब जो पक्का काम कर रहे हैं, जो बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, सारी की सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज, ये जो पीएसयू बैंक्स वगैरह होते हैं, या प्राइवेट कंपनी जिसमें 10 से ज्यादा वर्कर्स है, उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये लोगों की यहाँ पे बहुत कम जॉब लग रही है। मतलब छोटी छोटी दुकानों में जहाँ पे 10 लोग से कम लोग काम कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह लोग काम कर रहे हैं, ये जो अच्छी पक्की इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे वर्कर को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, जहाँ वर्कर को अच्छा कॉम्पनसेशन मिलेगा, वहां पे काम नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे लोग फॉर्मल सेक्टर से हटके ऑन इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं। क्यों? फॉर्मल में जॉब ही नहीं मिल रही। भैया मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे नहीं मिल रही किसी अच्छी जगह जॉब, तो मैं मजबूरी में क्या करूंगा? मैं छोटा मोटा काम करूंगा ना कहीं पे। इसलिए क्लास लोग जो है वो धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली जा रही है। फॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू, तो बता दें क्लास मैंने, वर्कर्स दोज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, उनको बोलते हैं फॉर्मल वर्कर्स। और गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देम। फॉर्मल वर्कर जितने भी होते हैं ना क्लास, और अगर आप किसी बड़ी कंपनी में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सरकारी एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हो, तो जॉब सिक्योर है। और ऊपर से लेबर लॉ बना हुआ है, ट्रेड यूनियन है जहां पे अपने हक के लिए लड़ सकते हो आप, आपका जो हक है, जो राइट्स है, आप उसके लिए आवाज उठा सकते हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मान लो मेरी छोटी सी दुकान है, उसमें आप काम कर रहे हो, आप सामान वामान देने का काम कर रहे हो, मैं बोलूंगा ठीक है भैया जाओ आज से, क्या कर लोगे आप? कौन सा लेबर लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा? कौन सा ट्रेड यूनियन प्रोटेक्ट करेगा? कुछ नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे लोग जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं फॉर्मल से इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि काम मिल ही नहीं रहा। ये बड़ा नुकसान की बात है, बड़े दुख की बात है। टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और आजकल का एरा जो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई है, मतलब पढ़ने लिखने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है। However, organized sector provide just 7% of total workforce। मतलब कि टोटल 100 लोग अगर काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 7 लोग काम कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 90 to 93% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहां 10 से कम लोग काम, जो सरकारी नहीं है, प्राइवेट, और 10 से कम जो है लोग वहां पे एम्प्लॉयमेंट है। इनफॉर्मल सेक्टर बता दे क्लास मैंने, ऑल सच प्राइवेट एंटरप्राइज विच हायर लेस देन, तो कहीं पे 10 से कम अगर है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है। और इनफॉर्मल में सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स, और फॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं क्या? फॉर्मल वर्कर्स। ठीक है, यहां 10 से कम। सच वर्कर्स हैव अ रिस्क ऑफ बीइंग डिसमिस विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। इन इंडिया ओवर 90% एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सोचो, कभी भी निकाल दिया जाएगा। भैया आपने जॉब से निकाल दिया, उसका घर परिवार कैसे चलेगा? सैलरी वैसे भी कम मिल रही है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसको आप कॉम्पनसेशन दिए बिना निकाल लोगे। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो ना, तो आपको लगभग 6 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी जब आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा तब। मतलब आपको जॉब से अगर विदाउट एनी रीजन इमीडिएट निकाला जा रहा है तो भैया आपको 6 महीने की सैलरी दी जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर समझ आ गया, और आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझ आ गया। ऑर्गेनाइज मतलब फॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज मतलब इनफॉर्मल सेक्टर। और धीरे धीरे लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में मूव करते जा रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की परसेंटेज 90, 92, 93% बढ़ गई है, जबकि फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 7% लोग काम कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अच्छा, तो अगर हमने अभी तक जो पढ़ा इस पूरे चैप्टर में 4 पार्ट के अंदर हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट वो है जहां पे लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा। मैं काम करना चाहता हूँ, कहते तो ठीक है 10,000 की सैलरी में काम करने को रेडी हूँ मैं, हाँ मैं काम कर सकता हूँ, एलिजिबल भी हूँ और विलिंग भी, मैं चाहता भी हूँ काम करना, बट काम ही नहीं है। जी सर काम है ही नहीं तो हम आपको नहीं रख सकते, हाथ जोड़ दिए। ठीक है भैया, तो दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यानी कि मैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं ना चाहते हुए भी बेरोजगार हूं। ठीक है, इसमें लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन। अब अनएम्प्लॉयमेंट ना रूरल एरिया में अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अर्बन एरिया में अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मतलब रूरल एरिया में जो बेरोजगार हैं उनका कारण अलग हो सकता है, अर्बन एरिया में अलग टाइप के बेरोजगार होते हैं। बताएंगे अभी कैसे कैसे होता है सब चीज। Around 70% of India population live in villages
अब आपको पता है कि इंडिया में जो मेजर जनता है, मेजर पॉपुलेशन है, वो विलेजेस में रहते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है, मेन काम जो है वो एग्रीकल्चर है। बट एग्रीकल्चर सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम लाइक डिपेंडेंस अपॉन रेनफॉल, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ओल्ड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। और कहीं ना कहीं क्लास जो लैंड डिग्रेडेशन है उसकी भी समस्या आ रही है कि जमीन जो उपजाऊ है वो अच्छी नहीं है, उपज अच्छी नहीं है, फसल अच्छी नहीं होती, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, बारिश पर डिपेंड होना पड़ता है, कई बार फसल अच्छी नहीं होती, अच्छे दाम नहीं मिलते, बीज के कीमत बढ़ गए। ऐसी समस्या की वजह से जो गांव के लोग हैं वो भी बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, वो क्लासिफाई कैसा है? सबसे पहला ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे खुले आम देखा जा सकता है कि जिन लोगों के पास गांव में जमीन नहीं है उनको काम नहीं मिल रहा है। दीज आर लार्ज, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लैंडलेस वर्कर्स, जिनके पास जमीन नहीं है, हु आर ओपनली लुकिंग फॉर वर्क, जो कहते हैं कि सबके पास जाते हैं, कहते हैं भैया हमें आपके खेत में काम करना है। हियर द पर्सन आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट ऑल प्रिवेलिंग वेज रेट बट फेल टू गेट वर्क। अब उसे काम नहीं मिल रहा है, उसके पास जमीन नहीं है, वो जा रहा है अलग अलग जगह काम मांगने के लिए, साहब मुझे कुछ काम दे दो, मुझे कुछ काम दे दो रूरल एरिया में, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे खुले आम देखा जा सकता है। इन द सेंस कि अगर आप गांव में रहते हो तो आपने ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जरूर देखा होगा कि जहां पे लोग खुले आम कह रहे हैं हमें काम दे दो, लेकिन काम नहीं है, काम उनको नहीं मिल रहा। अगर मान लो मैं, मेरे पास खेत है, मैं अपने घर पे खुद काम कर रहा हूं, तो मैं किसी और से काम क्यों करवाऊंगा? तो जिससे मैं काम नहीं कराऊंगा तो उसके पास जमीन है ही नहीं, तो वो ओपनली अनएम्प्लॉयड है। दूसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप सीजनल वर्कर हो तो साल के 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 5 महीने तो तुम्हारे पास काम है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे पास काम नहीं है। या फसल उगा लिया आपने, ठीक है, उसे बेच दिया, उसके बाद आप फ्री हो। अब जब अगला सीजन आएगा तब आप फसल उगाओगे, उस टाइम के लिए आप बेरोजगार हो गए। या स्मॉल आइसक्रीम वेंडर होते हैं जो आइसक्रीम बेचते हैं, गर्मियों में बेचा, सर्दियों में क्लास आइसक्रीम बहुत कम खाते हैं लोग, तो भैया वहां पे बेरोजगारी हो गई। वी हैव टू मोस्टली अनक्लास इरिगेटेड लैंड विच इज कैपेबल फॉर गिविंग ओनली 1 क्रॉप अ ईयर। बहुत सारी जगह ऐसी लैंड है, ये तो नेचुरल गिफ्ट है, लैंड नेचर का गिफ्ट है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर सीजन में ही अच्छी फसल उगाई जा सकती है, आप पूरे 12 महीने काम नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में वो लोग 3 से 8 महीने के लिए रोजगार मिलता है, बाकी वो बेरोजगार हो जाते हैं। और वो बेचारे गाँव के लोग तो सुस्त होते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत, मतलब मेहनत करते हैं, लेकिन वो एक सीजन काम कर लिए दबा के, फिर वो ऑल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि गांव में इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, समझ रहे हो? तो वो सोचते हैं चलो हमने काम कर लिया, अब अगली बार आएगा तो हम और काम करेंगे। दे आर हैविंग नॉट ट्राई टू फाइंड एनी ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन फॉर देम सेल्फ इन दिस पीरियड, लाइक रोड बिल्डिंग करना, ईट बनाना, क्लास सीमेंट फैक्ट्री में काम करना, कंस्ट्रक्शन, डिगिंग वेल्स एक्सेट्रा। आउट ऑफ लेजीनेस आवर फार्मर फेल टू यूटिलाइज द टाइम। तो क्लास जिस लेजीनेस की वजह से, देखा डाटा कहता है ऐसा कि लोग कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए काम पे रहते हैं, यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीजन है तो इनके पास काम है, सीजन नहीं, काम नहीं। तीसरा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पर 4 लोगों की जरूरत है वहां पे परिवार के 8 लोग लग रहे हैं काम करने के लिए। तो 4 लोगों को देखा जा सकता है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे, जिसको बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं क्लास? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं बट रियली में काम वो नहीं कर रहे। इन इंडिया देयर इज टू मच प्रेशर ऑन पॉपुलेशन ऑन लैंड एज अ रिजल्ट productivity per person falls. Disguised unemployment occur when the number of worker engaged in a job is much more. 8 लोग हैं जबकि जरूरत कितने की है? 4 की, बट पूरा परिवार उस काम को लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड disguised unemployment। देखने में तो लग रहा है कि 8 लोग काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट रियली एम्प्लॉयड। ओके, तो ये सब गांव में समस्या है, रूरल एरिया में ये सारी की सारी समस्या है एम्प्लॉयमेंट की, जो आपने ये करके ध्यान रखना। और ये ऐसा टॉपिक है आज ही क्लास का, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन को हटा दो तो बाकी सारा आप रियल लाइफ में देखते हो, अपने आप ओन लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। डियर लर्नर्स, पहली बार अनअकैडमी पे ऐसा हो रहा है कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, किसी भी कोर्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे आप नियर फ्यूचर क्लैट करना चाहते हो, बीबीए, एमबीए या बीकॉम, जो भी आप कोर्स करना चाहते हो, अनअकैडमी पे पहली बार अनलॉक 20 में आपको 10 की जगह 20% का ऑफ मिलेगा। आप SPA 10 मेरा कोड यूज करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 10% नहीं, अब आपको 20% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, बट ये 30 और 31 जनवरी 2 दिन के लिए ही है। तो इस सब्सक्रिप्शन का लाभ जरूर उठाना, इस मौके का लाभ उठाना। और एक सब्सक्रिप्शन नहीं, जहां पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलेगा और क्लास हर
कमिंग सेक्शन के लिए क्लास लाइव अरेंजमेंट होती है आपके लिए। और अगर आप लॉ करना चाहते हो, ये बात बहुत ध्यान सुनना, अगर आप लॉ करना चाहते हो तो ऑल स्टेट लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच 2022 का जनवरी 17 से शुरू हो चुका है। प्लीज ज्वाइन कर ले, 27 से सॉरी शुरू हो चुका है, प्लीज ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश में है, 6 मंथ का कोर्स जहां पे एक्सपर्ट टीचर बहुत सारे अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, जहां पे आप क्लास सारी फैसिलिटी आप पूछ सकते हो। मंथली क्लास कंपेंडम होगा जहां पे 30 से ज्यादा प्रैक्टिस रिवीजन पेपर मिलेंगे, और लाइव आप वॉइस में आप सॉल्यूशन टॉप एजुकेटर से ले सकते हो। ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे मास्टर लॉ बैच में। तो प्लीज, और 20% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करोगे SPA10। इसके अलावा अगर आप क्लैट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्लैट की प्रिपरेशन करनी है, बेस्ट बताओ, तो आज बता रहा हूं क्लास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फैकल्टी से पढ़ोगे। 1 साल का पूरा कोर्स है, जनवरी 28 से शुरू हो चुका है। बिल्कुल मौका मिस मत करना, क्योंकि 20% ऑफ कभी नहीं आएगा, आज और कल के अंदर ही आप क्लास एक्सेल लॉ बैच ले सकते हो, जहां पे NLU के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आपको गाइड कर रहे होंगे। दे आर एक्सपर्ट, उनको पता है सारी की सारी चीजें। हम अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड, और यहाँ पे क्लास बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक जरूर करना, बहुत बेनिफिशियल मिलेगा। SPA10 फॉर 20%, ठीक है, 20% एक्स्ट्रा ऑफ के लिए। चलो अब आते हैं क्लास अपने टॉपिक पे, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट तो मैंने बता दिया आपको कि जो रूरल एरिया है उसमें आपको जो बेरोजगारी है वो किस किस टाइप्स में, किस किस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अर्बन एरिया, जो शहरी क्षेत्र है वहां पे भी बेरोजगारी है। किस तरीके से? द अनएम्प्लॉयड इन द अर्बन एरिया हैव इंक्रीज कंसिडरेबली ओवर द टाइम। तो यार अर्बन एरिया में तो इंसान काम लेने ही आता है, और वहां पे भी बेरोजगारी है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ना जो जॉब देते हैं, तो वहां पे रजिस्टर्ड देखा गया है, मतलब जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड है वो लगभग क्लास 8 गुना बढ़ गए हैं। 1961 में 32 लाख ऐसे एम्प्लॉयड थे जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि वो बेरोजगार हैं, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन 2008 में ये बढ़कर हो गया 270 लाख, यानी कि 2 करोड़ 70 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। सोचो क्लास कितनी बड़ी समस्या है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो अर्बन एरिया में भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां लोग आता ही काम करने के लिए है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, हम में से हर कोई इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, फैक्ट्री में काम करना चाहता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करना चाहता है, जो कहाँ होते हैं? अर्बन एरिया में ज्यादातर। लेकिन यहाँ पे भी काम नहीं मिल रहा आपको, यानी कि दोज इलिटरेट पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क इन फैक्ट्री, अब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं तो फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं अर्बन एरिया में, दे कैन नॉट फाइंड वर्क, उनको काम नहीं मिल रहा। रैपिड राइज इन पॉपुलेशन एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन इंक्रीज सो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। अब क्या होता है कि बेरोजगारी जो अर्बन एरिया में बढ़ रही है ना, उसका एक और रीजन भी है कि गांव से लोग शिफ्ट होके आ रहे हैं, जो गांव में काम नहीं मिल रहा है उनको। मान लो 100 लोग गांव से शिफ्ट होकर शहर में आ गए, 100 में से 40 को काम मिल गया, 50 काम मिल गया, 60 को काम मिल गया, बाकी 40 को काम नहीं मिला, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए अर्बन एरिया में आके, तो वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आ गए। तो जिसकी वजह से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो मेन एम्प्लॉयमेंट है वो इंडस्ट्रियल, जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, जिनके पास कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में, कारखाने में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, जहाँ पे मैन पावर ज़्यादा चाहिए होती है, वहाँ काम करने लग जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पे भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बन जाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया का। सीवियर कंडीशन है देश की, मैं सच बता रहा हूँ क्लास, ट्रूली मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करता रहता हूँ कि माँ बाप पहले कहते थे बेटा पढ़ लिख लो आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, लेकिन अब इंडिया की सिचुएशन ऐसी है सिर्फ पढ़ने लिखने से जॉब नहीं लगेगी। मतलब सिर्फ पढ़ लिख लोगे, आपके नंबर आ जाएंगे, परसेंटेज आप लिया होगे तो जॉब लग जाएगी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। यानी कि सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं, आपको उन चीज़ों को रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको करंट टेक्नोलॉजी या करंट इन्वायरमेंट की, करंट स्ट्रैटेजी, माहौल क्या है देश का, इवन पूरे वर्ल्ड का, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हो, स्कोर कर रहे हो, नहीं, तभी CBSE कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेके आ रहा है, आपका दिमाग खुलेगा ना, बहुत अपॉर्चुनिटी है अर्निंग का। ओके, तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? द मोस्ट हॉरिफाइंग काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन द एजुकेटेड यूथ, इंडिया में यूथ सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, है ना, लेकिन फिर भी उन यूथ को काम नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार है। अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन, पता आपको
पढ़ने लिखने के बाद भी, डिग्री एमबीए बीटेक करने के बाद भी इंसान जो है सफाई कर्मचारी की नौकरी निकलती है तो उसको भी फॉर्म भर रहे हैं वो बच्चे जिन जो एलिजिबल है उसके लिए। क्यों? क्योंकि काम नहीं है, मरता क्या नहीं कर रहे, जब कुछ नहीं है भूखे मरेंगे क्या, कब तक बेरोजगारी सहेंगे? तो वो लोग क्लास ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। दिस इज अ हॉरिफाइंग कि भैया आप पढ़ लिख गए तब भी काम नहीं मिला तो काम मिलेगा कैसे? कैसे काम मिलेगा? अभी क्लास में 100 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, क्या सबको अच्छी जॉब मिल जाएगी? नो। सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब शायद अच्छा पास कर जाए, लेकिन जिसके पास टैलेंट होगा, जिसके पास स्किल्स होगा, काम उसको ही मिलेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं क्लास कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। बच्चों को छोटी क्लास में ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बच्चों को ऑफिस ले जाना चाहिए, कंपनी ले जाना चाहिए, वहां पे मतलब मेरा ऐसा मानना है कि 9 महीने काम कराओ और 3 महीने ट्रेनिंग दो। हर साल 9 महीने काम कराओ, 3 महीने ट्रेनिंग दो। चाहे छठी क्लास का बच्चा हो, चाहे 7वीं क्लास का बच्चा हो, चाहे 8वीं। थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज है। बट हम थियोरेटिकल नॉलेज के हिसाब से 90-95% ले आते हैं, खुश हो जाते हैं, और जो कंपनी में जाते हैं काम लेने के लिए तब पता चलता है कि यार हमारी क्या वैल्यू है। समझ रहे हो? With an improvement in education over the time, skill workers have increased. देखो एजुकेशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है तो स्किल्स वर्कर बढ़ रहे हैं, लेकिन वर्कर जितने ज्यादा बढ़ रहे हैं तेजी से जॉब उतनी नहीं बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ अवेलेबल जॉब हैज नॉट इंक्रीज। इसकी वजह से क्या होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल तुम देखते ही हो, मैंने तुम्हें पहले भी एक टॉपिक बताया था, जॉबलेस ग्रोथ, जहां पे कंपनी चाहती है कि प्रोडक्शन करें, काम बढ़ाएं, स्केल बढ़ाएं, लेकिन रोजगार नहीं देंगे जी। मतलब हम वर्कर से काम नहीं कराएंगे, मशीन से काम कराएंगे। हमारे लिए कोई रोबोट बना दो, कोई प्रॉपर मशीन बना दो, पूरा पूरा प्लांट बना दो जिसके अंदर काम होता चला जाए। वर्कर को आए दिन छुट्टी चाहिए, बीमार हो गया, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हड़ताल करता है, कंपनी के एसेट्स को अपना प्राइवेट यूज के लिए यूज करता है, और 10 बहाने, बोनस दो, कॉम्पनसेशन दो, हड़ताल पे चले जाते हैं। ये सब समस्या से हटके वो मशीन से काम कराना चाहता है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी पे इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी पे, कि हम लोग लोगों की रोजगार को छीन रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्लास यहाँ पे। आप लोगों को कुछ अगर ढूंढना हो, कुछ पता करना हो, तो पहले आप कॉल करते थे, कॉल सेंटर पे लोग बैठते थे जो कॉल पे आपका कॉल प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। लेकिन नहीं, वो लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि आप तो ऑनलाइन सारी चीजें ढूंढ लेते हो। आपको ब्लॉग राइटिंग है, हर चीज है, पूरा हर जगह जो वेबसाइट्स है उनमें सब कुछ लिखा रहता है, आप पढ़ के अपना समझ लेते हो। तो एप्लीकेशन आ जाता है, एप्लीकेशन के थ्रू सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम हैंडल हो जाता है। तो जिसकी वजह से उस काम को जो लोग कर रहे हैं वो क्या हो गए? क्लास बेरोजगार हो गए। मशीन जैसे जैसे आएंगी, लोग बेरोजगार जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। हम लोगों से काम, वेंडिंग मशीन देख लो, एटीएम मशीन, वेंडिंग मशीन, तो ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे लोग बेरोजगार होते चले जाते हैं। चेक करो क्लास, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट पूरा का पूरा क्या है, एक बार रीड करो। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट समझ आ गया? यानी कि जब धीरे धीरे हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर बेरोजगार लोगों की तादाद बढ़ाते चले जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सिस्टम, इन सबसे क्लास कहीं ना कहीं लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और दूसरी बात कि जो पुराने जमाने के लोग हैं, मतलब पुराने जमाने के नहीं, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी जिनके पास है, भाई उन लोगों को आपने बोला कि भाई देखो हमने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है, लोग हाथ से काम कर रहे थे पेन कॉपी से, आपने बोला अभी कंप्यूटर आ गया है, तो वो लोग इतने ज़्यादा एक्सेप्टिव नहीं होते कि वो उनकी नॉलेज, उन्होंने पढ़ाई ऐसे नहीं करी है जैसे आपने करी है, तो उनको कंप्यूटर वगैरह पे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो बेरोजगार हो जाएंगे। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे, मतलब मैंने 1 साल के बच्चे, सिर्फ 1 साल, जस्ट 1 ईयर के बच्चों को यूट्यूब चलाते देखा है, ऐड को स्किप करते देखा है, वीडियोस को अभी आप लोगों ने बहुत सारे देखे। छोटे छोटे बच्चे इतने, आप खुद देखो, क्या आप अपने टाइम पे इतने ज्यादा वो थे? नहीं, आपको मोबाइल फोन पता नहीं बहुत लेट मिला होगा। और हमारी बात करें तो हमें जब जब मैं अपनी बात करूं तो जब मैं 10th में था तब जाके मुझे मोबाइल फोन मिला। और आजकल देखो 10th क्लास के बच्चे जो हैं, ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल मिलते हैं जो कितने अपना चैनल बना के पता नहीं कहाँ कहाँ पे पहुंच चुके हैं अब तक, है ना।
अब ये सर अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है? एक तो टेक्नोलॉजिकल वगैरह तो हमने टाइप्स पढ़ा, बट अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या हैं, रीजन क्या है, क्यों हो रहा है बेरोजगारी? तो सबसे पहली बात, बेरोजगारी होने का रीजन बहुत सारे हैं। आप सब जानते हो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है क्लास इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों जब बेरोजगार बढ़ते हैं तो सरकार के ऊपर उंगली उठाया जाता है, सरकार के ऊपर बात आती है? क्यों? चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट, अगर उसकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसके ऊपर बात है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार आप हो तो देश को ग्रोथ करने का जिम्मा भी आपका है। अगर देश ग्रोथ ही नहीं करेगा तो हमें काम कैसे मिलेगा? बात समझना। तो अगर इकोनॉमी ग्रोथ करेगा तो हमें काम मिलेगा, रोजगार पक्का मिलेगा। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड मीन दैट नेशनल आउटपुट इज नॉट इंक्रीजिंग। अगर देश का जीडीपी नहीं बढ़ रहा है तो जीडीपी को बढ़ाने वाले जो लेबर हैं वो तो बेरोजगार होंगे ही ना। इट इंडिकेट दैट नॉट इनफ जॉब्स बीइंग क्रिएटेड टू अब्सॉर्ब द वर्कर्स एबल एंड विलिंग टू वर्क। सिंपली लेबर सप्लाई इज मोर देन एग्जिस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। तो लेबर सप्लाई ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, जिसकी वजह से क्लास अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। तो बेरोजगारी का एक रीजन ये भी है। देखो आप नोटिस करना, जिस देश में ज्यादा तरक्की है उस देश के वर्कर भी देखो ज्यादा तरक्की कर रहे होंगे। क्यों लोग इंडिया से छोड़ के बाहर चले जाते हैं? इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। इंडिया से छोड़ के बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं इंडिया से छोड़ के बाहर? क्योंकि उनको पता है यार बाहर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो इंडिया में नहीं मिल रही। वहाँ पे सड़कें अच्छी हैं, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस है, अच्छे स्कूल हॉस्पिटल कॉलेजेस हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं। तो वहाँ पे आपको जॉब पक्का अच्छी मिलेगी भैया, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। भले ही यहाँ पे क्लास आप अच्छा पढ़ के अच्छी जॉब ले रहे हो तो भी आपको जितना पैसा मिलेगा, बाहर जो अनस्किल्ड लोग हैं वो भी इतना पैसा कमा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इकोनॉमी का ग्रोथ तेज होगा तो जाहिर सी बात है हम सब भी ज़्यादा पैसा कमाएंगे और हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंडिया 2030 तक मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बनने जा रहा है। तो अब इंडिया इतनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो जॉब्स कम पड़ जा रही हैं। एक कंपनी बनी, 100 लोगों की जॉब मिलेगी, उसमें पैदा हो गए 1000 लोग, तो भैया बाकी 900 तो बेरोजगार होंगे ना। इस सिचुएशन में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द नंबर ऑफ पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स हैड इंक्रीज ओवर द ईयर। जॉब्स धीरे धीरे क्लास जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है, सप्लाई कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्लास पॉपुलेशन अगर थोड़ा सा कम हो, नियंत्रण किया जाए तो कहीं ना कहीं क्लास जो सरकारी, इवन जो सरकार कोई फैसिलिटीज लेके आती है, सरकार कोई योजना लेके आती है, कोई प्लान पॉलिसी सरकार लेके आती है, जनता ज्यादा है, सबको मिल ही नहीं पाता, ये भी समस्या है। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, मैंने बताया क्लास अभी, हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होंगे, हर काम अगर हमारा मशीन करेगा तो लोग क्या होंगे? बेरोजगार हो जाएंगे ना भाई। अब मान लो एक मशीन है जो 10 लोगों का काम कर रहा है, तो भाई 9 लोग तो बेरोजगार हो गए ना, उस मशीन को एक चला रहा होगा, 9 लोग बेरोजगार हो गए। तो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की वजह से भी बेरोजगारी आ जाती है। फोर्थ है अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। एग्रीकल्चर भी हमारा स्ट्रांग नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी में कमी है, क्रेडिट फैसिलिटी हमारी अच्छी नहीं है, इनडेटनेस ऑफ फार्मर, फार्मर कर्जे से डूबा हुआ है, फार्मर आए दिन हड़ताल कर रहा है, फार्मर की जो पॉलिसी है वो स्ट्रांग नहीं है। तो जिसकी वजह से अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा डेवलप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्लास बेरोजगारी हो रही है। आज मुझे बताओ कौन कहता है, कौन माँ बाप कहता है कि हमारा बच्चा एग्रीकल्चर करेगा, खेती बाड़ी करेगा? मुझे बताओ, क्या आपके माँ बाप कहते हैं? भाई जरूर कहते हैं खेती बाड़ी नहीं करेगा इसीलिए हम उसको पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम शहर लेके जा रहे हैं। ये कौन कहता है खेती बाड़ी करेगा बेटा, बड़ा होके तू किसान बनेगा? कौन कहता है? कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि आउटपुट ज्यादा, मेहनत ज्यादा, रेट कम, पैसा कम। मेहनत ज्यादा, खेतों में गर्मी में धूप में सर्दी में पानी में लगे रहो, हार्डवर्क करते रहो, आउटपुट कम। हाँ उसका अच्छा पैसा मिले तो क्यों नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ अच्छा पैसा नहीं मिलता, लोग बेरोजगार हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन सिस्टम, कमी है, बिल्कुल कमी है। क्योंकि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होते हैं हमारे स्कूल में। आप मुझे बताओ, वाईवा की फाइल बनाते हो ना सब लोग, कैसे बनाते हो? यहाँ वहाँ से छाप के, भाई तूने बना लिया, इंटरनेट से छापा टेपा लिख दिया। प्रैक्टिकल नॉलेज स्कूल वाले नहीं दे रहे, क्योंकि स्कूल वालों की भी क्लास ऐसी मजबूरी है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, फ्रेमवर्क, उसमें काम करना है। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, प्रैक्टिकली केस स्टडीज सॉल्व नहीं कर रहे, हर एक चीज़ रट्टाफिकेशन के हिसाब से चल रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम में भी कमी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती, सब्जेक्ट के चॉइस बच्चों को मिलते हैं 11वीं में आके। भैया जमाना तरक्की कर रहा है, अभी भी तुम 11वीं में आके बच्चों को सब्जेक्ट चॉइस दोगे? सब्जेक्ट के चॉइस 5वीं 6वीं में देता है। अलग अलग डेवलप नेशन जो है वो 5वीं 6वीं बच्चों को देता है कि तुम्हें करना क्या है। इलेक्ट्रिशियन बनना है तो वो भी बनना है, प्लम्बर बनना है तो वो भी अच्छा है, लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, बस
इंजीनियर है, डॉक्टर है, या सीए, सीएस, इस तरीके से पूछा जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम में अगर सुधार किया जाए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को इन्वॉल्व किया, हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ प्रोविजंस लिखा जरूर हुआ है, बट वो कब इंप्लीमेंट होगा ये नहीं पता। 2 साल होने वाले हैं, इंप्लीमेंट कब होगा वो, मतलब प्लान बना लिया, पॉलिसी बना लिया, बट इंप्लीमेंट कब होगा। कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो घरों के ऊपर हैं, घरों में स्कूल लोगों ने खोल रखे हैं, अपने 100-100 गज में स्कूल खोल रखे हैं लोगों ने, छोटी छोटी जगह पे स्कूल खोल रखे हैं। अब वो कैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, वो कैसे कंप्यूटराइज सिखाएंगे, कोडिंग सिखाएंगे बच्चों को, किस तरीके से चीजें होंगी। जिनको टीचर्स को पैसे देने का पैसा मतलब इतना बजट नहीं है उनका कि टीचर्स को पैसे दे सके, तो वो किस तरीके से काम करें, खुद सोचो। तो सरकार को ग्राउंड लेवल पे आके बात करनी चाहिए, ना कि क्लास सिर्फ फॉर्मुलेशन करना चाहिए पॉलिसीज का। जॉइंट फैमिली सिस्टम, पूरा परिवार है, एक ही काम में लगा हुआ है, जो पैसा आ रहा है परिवार बांट रहा है, आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहे, पूरा का पूरा परिवार है लगा हुआ, चलो ठीक है पूरा परिवार करेगा। तो जॉइंट इनकम विदाउट वर्क, बिना काम के भी एक इनकम आ रही है, उससे घर परिवार चल रहा है, जो जॉइंट बिजनेस है। लेस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, अब लोग कमाते ही कम है तो सेविंग्स कम तो इन्वेस्टमेंट कम, अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम होगी। भैया अगर देश में इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्या होगी भाई, कमी होगी। ये सारे के सारे क्लास रीजन है। तो सर अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक कैसे किया जाए फिर, अगर ऐसी समस्या है तो इसे सुधारने का क्या रास्ता है। तो ये आइडिया तो आप भी लगा सकते हो, जो रीजन आपने पढ़े उसका उल्टा कर दो। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, देश तरक्की करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मोर इंपोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, देखो सरकार को ना जॉब देने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बनानी चाहिए, बहुत सारे प्रोग्राम बनाने चाहिए सरकार को, ताकि वहां पे लोग काम कर सके। इन 5 ईयर प्लान मोर इंपोर्टेंस शुड बी गिवन टू एम्प्लॉयमेंट। द प्रोग्राम लाइक इरिगेशन, रोड, फ्लड कंट्रोल। अब इंडिया में देख लो जगह जगह फ्लड आ जाता है, पूरा का पूरा खेती बर्बाद कर देता है, घर बार सब उड़ जाते हैं। बहुत सारे कोस्टल एरिया, गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे इतना ज्यादा फ्लड आता है, इतना फ्लड आता है कि लोग थोड़ी तरक्की कर रहे होते हैं, खंबे वंबे सड़क वड़क बन रही होती है, पानी आता है, हवा आती है, सब टूट टाट के पेड़ वेड़ सब खराब हो जाता है, सब खत्म। फिर तरक्की करो, फिर मेहनत करो, फिर 10 साल 5 साल लगाओ, फिर 2 साल, हर आजकल देखो हर 1 साल 2 साल के अंदर ही सुनामी आ रही है, कहीं कुछ फ्लड आ रहा है। तो इस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं क्लास देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। पावर सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पता है जब इस तरह से आंधी तूफान बाढ़ आता है ना गांव में, जो गांव के बच्चों ने पता होगा, 15-15 एक महीने के लिए लाइट चली जाती है, बिजली नहीं मिलती उनको, बिना बिजली कैसे होगा। आप खुद सोचो, एक दिन आपका फोन चार्ज, एक दिन छोड़ो 15 मिनट के तुम्हारा फोन डिस्चार्ज हो जाए, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। वहां 15-15 दिन तक लाइट नहीं आती है। ये सारी समस्याएं, पक्की सड़क नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए। तो जो हमने पढ़े ना पॉइंट्स अभी कि कारण ये है, उसका उल्टा कर दो। जैसे फॉल्ट एजुकेशन सिस्टम, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ज्यादा काम। भाई देखो हम लोग पढ़ लिख के कंपनी में जाते हैं, रियली में कंपनी में हमें काम नहीं देता। तुम भी जो पढ़ रहे हो ना क्लासेस, सारी चीजें पढ़ रहे हो, कंपनी वाला बोलेगा तुम ये लैपटॉप घुमा देगा, बोले आपकी तरफ, बोलेगा लो करो इस काम को। सर पेन कॉपी पे तो हमें आंसर लिखवा लो, क्वेश्चन पूछ लो वो हम कर देंगे, ये तो हम ना कर पाएंगे सर जी, नहीं हो पाएगा हमसे, बस खत्म, आपको निकाल देगा। और फिर आप ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे। तो यार यही ट्रेनिंग अगर तुम स्कूल लेवल पे, क्लास लेवल पे, कॉलेज लेवल पे करके आते, तो सोचो कितना तुम्हारा टाइम बचता, मनी बचता, और क्लास। यानी कि एक तरीके से बिजनेस है इस चीज का। वोकेशनल एजुकेशन वगैरह देना चाहिए बच्चों को, सिखाना चाहिए प्रैक्टिकली कौन कौन सा काम है, उसे किस तरीके से करते हैं। जब आप इसे सिखाओगे, अपॉर्चुनिटी दोगे, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ करेगा, बच्चे जो है वो पढ़ेंगे अच्छे से, मन भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, और उन्हें पता होगा कि हमारा जॉब सिक्योर है, हमारा लाइफ सिक्योर। अल्टीमेटली पढ़ लिख के अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने परिवार को सेफ रखना चाहते हैं। अल्टीमेटली एम वही है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बहुत सारे बनाना चाहिए, जहां पे बेरोजगार लोग अपने फॉर्म दें, एप्लीकेशन दें, और वहां पे क्लास उनकी जॉब लग जाए। क्योंकि बहुत सारी जगह देखो, अगर मैं जॉब ढूंढ रहा हूं और कोई ऐसा इंसान है जो कहता है कि भैया हमें हायरिंग, हमारे पास वर्कर की कमी है, लेकिन हम दोनों को मिलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। हालांकि गूगल जॉब्स, Naukri.com है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होने चाहिए। मोर असिस्टेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। भैया देखो जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, आज शार्क टैंक इंडिया, आपसे देखो शार्क टैंक इंडिया देखते रहते हो ना आप लोग, तो वहां पे क्या बात चलती है कि भैया लोगों के पास कोई आइडिया है, कोई स्किल्स है, उनको पैसे दो, उनकी फंडिंग करो, उनके बिजनेस को ग्रोथ करें, मदद करो। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, जो अपना बिजनेस चलाते हैं, छोटे छोटे दुकानदार, स्मॉल वेंडर्स, ठीक है, जो बैकयार्ड्स पे अपना काम कर रहे होते हैं, इवन रोड साइड, स्ट्रीट साइड वेंडर जो हैं, अगर उनको आप सेव करोगे, उनको अपॉर्चुनिटी दोगे, उनको अप्रिशिएट करोगे, तो वो अपना बिजनेस बढ़ाएंगे और कई लोगों को रोजगार देंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं अपना बिजनेस बनाऊंगा तो शायद मैं अपने बिजनेस में 10 लोगों को रखूंगा, उनको रोजगार दूंगा, और मैं खुद कहीं काम कर रहा हूं तो भैया मैं तो काम ही कर रहा हूं ना, फिर मैं कहां से रोजगार दे पाऊंगा। तो रोजगार देने के लिए काम करवाओ कि भैया जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है उनको हेल्प करो, उनको ट्रेड में मदद करो, उनको लोन दो, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करो, ताकि वो लोग क्लास क्या कर सकेंगे, रोजगार ज्यादा दे सकेंगे लोगों को।
अगला है इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भैया अगर देश तरक्की तभी करेगा जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो अगर सड़क नहीं होगी तो भाई ट्रेड कैसे, ई कॉमर्स की कंपनी जितनी भी चल रही है, अमेजन, स्नैपडील हो गया, जितनी भी ई कॉमर्स की कंपनी चल रही है क्लास, अभी फ्लिपकार्ट हो गया, तो अगर सड़क नहीं होगी तो ये आपको सेम डे कैसे डिलीवरी करेंगे? अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कैसे घर बैठे बैठे आप रातों रात ऑर्डर कर दोगे चीजों को, घर बैठे बैठे सामान आपको मिल जाएगा? किस तरीके से भैया? अगर आज भी अगर ये मेरे पास इंटरनेट नहीं होता, ये पूरा स्मार्ट बोर्ड नहीं होता, अच्छे कैमरे नहीं होते, ठीक है, अच्छी माइक सिस्टम नहीं होता, और आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, तो सोचो हम दोनों कैसे मिलते, हमारी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचती, मैं किस तरीके से घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देने का सोच सकता था कभी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता? आज से 10 साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि हम यूट्यूब पे घर बैठे बैठे या फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन देंगे उन कोने कोने तक जहां पर, अब मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा रहता है मान लो अंडमान निकोबार निकोबार में, अब वहाँ पे भैया इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या वहाँ पे कहीं पे अच्छे फोन्स नहीं है लोगों के पास, तो भैया क्या वो मेरी इस चीज को जो एजुकेशन है वो ले पाएंगे? नहीं, नहीं ले पाएंगे। तो कहने का मतलब कि दोनों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो भाई जाहिर सी बात है लोगों को एजुकेशन मिलेगा, लोग तरक्की करेंगे, और इवन क्लास बहुत सारे इंप्लॉयमेंट सोर्सेज बन जाते हैं। अगर आप डेवलप नेशन में, डेवलप जगह पे जाओ तो वहाँ कुछ ना कुछ काम आपको मिल जाएगा, रूरल एरिया में कोई काम नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए, इवन सरकार प्रमोट भी करती है, मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, है ना, जो स्टार्टअप होता है सरकार कहती है कि हम लोन देंगे, आपके पास कोई आइडिया है, कोई स्किल्स है, लेके आओ हम लोन देंगे। बट रियल लाइफ में क्या होता है? बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए, बैंक भगा देता है, लोन देता ही नहीं है। सरकार कहती है कि लोन देंगे, बैंक में जाओ, न्यूज़पेपर में आ गया, वाहवाही होगी सरकार की, न्यूज़ वाले ढोल पीट रहे हैं कि सरकार अच्छी है ये और वो, हर हर मीडिया चैनल का अपना अपना गवर्नमेंट है जिसको प्रमोट करते रहते हैं, उनका काम ही रह गया, मीडिया का काम यही रह गया, बस प्रमोट करो। कुछ बीजेपी के प्रमोटर्स हैं, कुछ कांग्रेस के प्रमोटर्स हैं, कुछ अलग अलग पार्टी के प्रमोटर्स हैं, हमारा काम क्या है जी? अब आपको प्रमोट करना, आपकी अच्छाइयाँ, आप जो भी बोल रहे हो सब अच्छा है, दूसरा जो बोल रहा है सब खराब है, सबका अपना अपना है, सबके अपने अपने जो पूरा गैंग बटा हुआ है, तो वो दिखा देते हैं। लेकिन रियल लाइफ में क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे? सरकार ने 2 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ का वो निकाला था राहत कोष फंड, किसको क्या मिला? कुछ भी नहीं। पब्लिक को क्या मिलता है ग्राउंड लेवल पे वो देखना चाहिए। सरकार के हम राशन बांट रहे, क्या मिल रहा है जनता को? ये तो देखो आप कौन सी क्वालिटी का आप दे रहे हो अनाज, लोगों को मिल क्या रहा है? सर पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में हम दे रहे हैं, राशन कार्ड दे रहे हैं, हम बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। रियल लाइफ में क्या हो रहा है ये ग्राउंड लेवल पे आके देखो ना, ग्राउंड लेवल पे आके देखो। डॉक्टर्स को पैसा दे रहे हैं सरकारी डॉक्टर्स को, बट हॉस्पिटल में क्या होता है यू नो वेरी वेल। तो लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि लोग सेव करें, सेव करेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर फैक्ट्रियां बनेंगी, कंपनियां आएंगी, बाहर से प्रमोट किया जाता है कि यार इंडिया में आओ। जब मोदी जी जाते हैं बाहर तो जाके अलग अलग नेशन से बोलते हैं हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करो, तो कहीं ना कहीं क्लास अगर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, सेविंग्स प्रमोट होंगी, इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा, तो कहीं ना कहीं जो जॉब्स हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगी। इवन सरकार भी कोशिश करती है, इवन गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयमेंट, सरकार क्या करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए? तो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, लाइक यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस, आईआरएस, पुलिस, डिफेंस, आरआरबी, है ना, एनटीपीसी, इन सब जगह आप जाके काम करते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो सरकार भी चाहती है जॉब क्रिएट करना, पर जनता इतनी ज़्यादा है, अब आरआरबी में ही देख लो, रेलवे में ही देख लो क्लास कितना वो होता है। एसएससी का 2019 का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, 2022 आ गया है। तो इस तरीके से होता क्या है कि धीरे धीरे सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है जॉब देने की, लेकिन सरकार दे कैसे? सरकार किस तरीके से जॉब देगी मुझे बताओ, सरकार किस तरीके से जॉब देगी? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें काम करेंगे, बैंक्स वगैरह में, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है, भेल है, उसमें काम करेंगे, या फिर काम करेंगे किस में क्लास, या फिर प्राइवेट जगह काम करेंगे, या फिर सरकार कुछ पॉलिसी बनाएगी कि नहीं? सरकार जो बेरोजगारी हटाने के लिए पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाती है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो वो है प्रोग्राम है, या फिर मान लो कि जो नरेगा है यानी मनरेगा जो है महात्मा गांधी का, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी एक्ट है उससे, या फिर क्लास और भी बहुत सारे सरकार की पॉलिसीज हैं, लेकिन सरकार को इस पॉलिसी को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी चेक करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं क्लास देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर बेरोजगारी है ना बेटा तो चोरी होगी, तो क्राइम बढ़ेगा, और क्लास इंसान तरक्की नहीं कर पाएगा, देश तरक्की नहीं कर पाएगा।
तो एम्प्लॉयमेंट देना काम जो है वो सरकार का है, तो इसीलिए लोग हमेशा सरकार के लिए आवाज़ उठाते हैं कि भैया इस सरकार में हमें जॉब नहीं मिली। ठीक है, तो ये सारी समस्या हैं। आई होप क्लास अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को मैं सारे आप तक पहुंचा पाया हूं। मुझे बताना जरूर कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, समझ आता है कि नहीं आपको, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने सारे क्लासमेट दोस्तों भाई बहन में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैंने पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से कंटिन्यू आपको लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझा के मैंने आपको दिया है सब कुछ। कभी कुछ भी अपना हित में ना सोचते हो, सिर्फ आपके हित में मैंने काम करा है। आपका प्यार आपका सपोर्ट बस चाहिए मुझे, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहें, शेयर करें वीडियोस को, अच्छे से सीखें, पढ़ें, लाइफ में आगे बढ़ें और क्लास कुछ अच्छा बने लाइफ में, ताकि देश तरक्की करे, आपका घर बार सब खुश हो, आपके परिवार खुश हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर जो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत जल्दी शुरू कर दें क्लास। मैं कोशिश करूँ डेट शीट आने से पहले पहले आपका सब कुछ A to Z खत्म करा दूं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। BST का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट एंड है। ओके, इको का भी जल्दी हो जाएगा और अकाउंट्स का भी। टेक केयर, बाय बाय।